वेरी वेलकम टू गाइस। अपना चैप्टर चल रहा है आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में अपन ने अंग्रेज, पुर्तगाली, डच इन लोगों के बारे में पढ़ा। अंग्रेज व बंगाल पे जो युद्ध हुए उनके बारे में पढ़ा और 1857 की क्रांति के मुख्य बिंदु भी पढ़े। अब आज अपन बात करेंगे अपने यहाँ आज़ादी के मेन मुख्य सूत्रधार अपने महापुरुष मिस्टर गांधी और उनके द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलनों की। तो देखिए, महात्मा गांधी जो है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जिनको अपन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी इनके नाम के आगे इनके पिता का नाम भी अटैच किया जाता है। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और गांधी जी की 4 संतानें थी। सबसे बड़ा पुत्र इनका हरिलाल, 2 नंबर पे है मणिलाल, 3 नंबर पे रामदास और चौथे पुत्र थे उनका नाम है देवदास। और गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में मिस्टर जमनालाल बजाज को माना जाता है। गांधी जी के जीवन काल में इनको जो लोगों ने उपाधियां दी या जिन नाम से संबोधित किया वो क्रमशः हैं बापू, ये इन्हें सरोजनी नायडू ने नाम दिया। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा। देशद्रोही फकीर, ये लंदन के जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये नाम दिया था। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस जो लंदन के एक मीडिया कर्मी थे। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। भारतीय राजनीति का बच्चा एनी बेसेंट ने इनको कहा। कैसरे हिंद, ये अंग्रेजों द्वारा दी गई थी जो उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी थी। भारतीय लोगों का सार्जेंट भी अंग्रेजों द्वारा इन्हें कहा गया। अब अपन चर्चा करते हैं गांधी जी की जीवनी के ईयर वाइज इनके डिटेल्स पर कि कौन से सन में इनके साथ क्या हुआ या इन्होंने क्या करा। 1869, जैसा कि आपको पता है 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ। 1876 में यानी 7 साल बाद इनकी कस्तूरबा गांधी से इनकी सगाई हो गई थी प्राइमरी स्कूल में जब ये अध्ययन कर रहे थे। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया तथा 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया, यानी इनका बाल विवाह हुआ था भाई। ये कुरीति उस वक्त भारत में चलती थी। 1885 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। भावनगर स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास कर कॉलेज जिसका नाम था श्यामल दास कॉलेज, उसमें इन्होंने प्रवेश किया, परंतु एक सत्र बाद ही इनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। 1888 में इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वह वकालत की पढ़ाई हेतु ये लंदन चले गए। 1891 में पढ़ाई पूरी करके देश वापस लौटे। इनकी माता पुतलीबाई का तब तक मृत्यु हो गई थी या निधन हो गया था। बम्बई, कलकत्ता तथा राजकोट में इन्होंने वकालत की। 1893 में भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला खां के निमंत्रण पर साउथ अफ्रीका के ट्रांसवेल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। साउथ अफ्रीका में एक जगह है ट्रांसवेल जिसकी कैपिटल है प्रिटोरिया, वहां ये पहुंचे तथा रंगभेद की नीति का सामना किया। 1894 में अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। याद रखिएगा भाई, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने करी 1894 में की, और कहाँ की? अफ्रीका में। तथा एक साप्ताहिक समाचार पत्र यानी एक वीकली जो न्यूज़पेपर था द इंडियन ओपिनियन भी प्रकाशित करवाया, यानी एक न्यूज़पेपर जो है उसको भी इन्होंने पब्लिश करवाया जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। 1901 में ये सपरिवार भारत लौट आए तथा वहाँ रह रहे भारतीय लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें जरूरत पड़ने पर वह पुनः अफ्रीका लौट आएंगे। 1901 के दौरान ही गांधी जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए तथा बम्बई में अपनी वकालत का एक दफ्तर भी खोला। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर पुनः अफ्रीका चले गए। 1903 में जोहान्सबर्ग में अपना दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन सोसाइटी बनाई। तो इंडियन ओपिनियन सोसाइटी जो है उन्होंने 1904 में बनाई थी और अफ्रीका में बनाई थी। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है 1906। इसमें जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। जुलू विद्रोह एक अफ्रीका में हुआ जो विद्रोह था जिसमें जुलू जाति के लोगों ने विद्रोह किया था, उसमें महात्मा गांधी ने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। जोहान्सबर्ग में अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। इससे के फलस्वरूप 1908 में सत्याग्रह के लिए पहली बार जोहान्सबर्ग की जेल में भी ये रहे। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि जोहान्सबर्ग में 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स फर्म आश्रम की भी स्थापना की। 1913 में रंगभेद
तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अपना सत्याग्रह जारी रखा तथा इसी हेतु इन्होंने द ग्रेट मार्च किया, जिसमें लगभग 2000 भारतीयों ने न्यूक्लियन से लेकर नेटाल तक की यात्रा की। अफ्रीकी सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा। तो ये यहाँ ये चीज़ याद रखिएगा कि द ग्रेट मार्च किन्होंने किया, कहाँ से लेकर कहाँ तक किया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है, 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में ये अहमदाबाद लौटे तथा साबरमती के तट पर इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ यह चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, कहाँ की। तो कहाँ तो हम सबको पता है अहमदाबाद में हुई थी, लेकिन 1915 में हुआ था, ये ज़रूर याद रखिएगा। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो उद्घाटन भाषण था वो हमें गांधी जी ने दिया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन्हीं की सलाह पर 1915 से 1916 तक भारतीय क्षेत्रों का इन्होंने दौरा किया। अब अपन चर्चा करेंगे गांधी जी के आंदोलनों की कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में इन्होंने किया था, जिसका कारण था 3 कठिया पद्धति। अब ये 3 कठिया पद्धति क्या है कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। किसान इससे मुक्ति चाहते थे। अतः राजकुमार शुक्ला के निवेदन पर गांधी जी बिहार चंपारण आए। इन्होंने सत्याग्रह किया तथा यह सफल रहा। गांधी जी ने अंग्रेजों को 25% राजस्व लौटाने पर मजबूर कर दिया। यह गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था। इसी से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो गाइज, गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में, ये नील की खेती की वजह से किया इन्होंने, राजकुमार शुक्ला के कहने पे किया। और इसमें इनका आंदोलन में जो भाग था वो बहुत ही सफल रहा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी गई। इनका जो दूसरा आंदोलन था वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, 1918 में, यानी 1 साल बाद इन्होंने फिर से एक आंदोलन किया। और उस आंदोलन को जो कारण था इस आंदोलन का, वो कारण था इनके कि प्लेग महामारी के दौरान मिल मालिकों ने भारतीय मजदूरों को उनके वेतन का 70% बोनस देने का वादा किया। लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुई वो अपनी इस बात से मुकर गए और उन्होंने कहा भाई हम तो 20% बोनस ही देंगे। यानी यह आंदोलन पूर्णतया भारतीय व अंग्रेजी कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ था। जो उन्होंने वादा किया मजदूरों से वो उन्होंने पूरा नहीं किया। गांधी जी ने बीच बचाव किया और इस मामले को रफा दफा करवाया। उन्होंने 35% बोनस पे इस चीज़ का समझौता करवाया। यानी मिल मालिकों ने 70 के बजाय उसके आधे, यानी उन्होंने कहा होगा कि भाई प्लेग महामारी हमारे यहाँ भी हुई है तो हम लोगों भी इससे सफ़र करे होंगे उन्होंने, तो इस चक्कर में उन्होंने 35-35 का रेशियो रखा कि 70 का बोनस किया था पर हम नहीं मान सकते। तो फिर गांधी जी ने बीच बचाव करके, यह भी एक तरह से उनका सफल ही रहा कि जहां मजदूरों को 20% बोनस मिल रहा था वहां उन्होंने 35% पे उनको राजी कर लिया। तो गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भी की। तो गांधी जी के अब तक 2 आंदोलन हो चुके हैं, एक तो चंपारण और दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तीसरा आंदोलन था इनका खेड़ा, यानी गुजरात में जो सत्याग्रह इन्होंने किया था 1918 में ही। पहले 1917 में स्टार्ट किया था, फिर 1918 में 2 हुए इनके। तो गुजरात में इस वक्त अकाल था भाई, परंतु अंग्रेजों ने किसानों पर 23% कर और बढ़ा दिया। मतलब पहले से अकाल तो पड़ा हुआ है, ऊपर से उन्होंने ये जो कर जो होते थे वो और बढ़ा दिए। इस पर गांधी जी ने आंदोलन किया और गरीब किसानों का राजस्व माफ करवा दिया। इसमें यह शर्त रखी गई कि जो किसान सक्षम है वही इसमें कर जो है वो देने के लिए लायबल रहेगा। यानी जिनके पास पैसा है वो तो कर दें और जिनके पास नहीं है वो ना दें। ये वहाँ पे गांधी जी की सफलता ही कही गई एक तरह से कि उन्होंने मतलब कर देने के लिए राजी करवा दिया लोगों के बीच और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता करवा दिया कि भाई जो गरीब है वो ना दे और जो गरीब नहीं है वो दे दें। ठीक है, तो ये भी उनका तीसरा आंदोलन था। उसके बाद इन्होंने चौथा जो आंदोलन किया वो था खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से 1922 ईस्वी तक चला। तो ये भी आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है कि खिलाफत आंदोलन था क्या। तो खिलाफत आंदोलन जो था उसका उद्देश्य था कि तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना हेतु अंग्रेजों पर दबाव बनाना। ये उसका उद्देश्य था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सुल्तानों के विरुद्ध उकसाए जाने पर अरब में विद्रोह हुआ। इससे भारतीय मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई। यानी आंदोलन जो था वो चला तो था अरब में कि वहाँ कोई घटना हुई थी तुर्की में कि जहाँ खलीफा जो मुस्लिम संप्रदाय का, अपने मध्य भारत का इतिहास के वीडियोज अगर आपने पढ़े हैं वहाँ पे तो वहाँ देखना, मैंने सबसे पहले ही लिखा है कि खलीफा के पद को सर्वोच्च, जब मोहम्मद हजरत की मृत्यु हुई तो खलीफा का पद मुस्लिमों में सर्वोच्च पद माना गया था, जिसमें शिया और सुन्नी ने अलग अलग लोगों को अपने खलीफा बनाए थे।
तो यहाँ वही चीज़ है कि खलीफा के पद की पुनः स्थापना हेतु वहाँ आंदोलन हुए और वहाँ अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सुल्तानों को उकसाने पर यहाँ जो रह रहे मुसलमान थे, उनकी भावनाएँ आहत हो गई। तो 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई। यानी वो खुद मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, वो वहाँ पे खलीफा के पद पे थे, लेकिन उन्होंने खलीफा बना, फिर उसको त्याग दिया। तो इस तरह से ये जो आंदोलन था, वो स्वतः ही समाप्त हो गया। तो यहाँ भी गांधी जी का थोड़ा बहुत रोल था, इसलिए गांधी जी का नाम भी यहाँ आता है कि खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 के मध्य हुआ, जहाँ गांधी जी की भूमिका भी रही। ये उनका चौथा आंदोलन था। उनका पांचवा आंदोलन जो था, वो था असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 ईस्वी में हुआ और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ ही चल रहे थे। वह 1919 में स्टार्ट हुआ और यह 1920 में स्टार्ट हो गया। ठीक है। गांधी जी को रोलट एक्ट व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के कारण बहुत बड़ा आघात लगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग की नीति अपनाई। ये जो अपने पास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है, वो 1916 में बना था, लेकिन भारत में 1919 में लागू हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत। और ये बहुत ही तुम्हारा 1919 का अधिनियम जो है, भारतीय संविधान पे दो ही चीजों का इम्पैक्ट है, 1919 का भी और 1935 का भी। 1935 का तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है अपने संविधान में। तो वहां ये सब चीजें अपन जब ये आप इतिहास जब पढ़ेंगे, भारत के संविधान को जब पढ़ेंगे, तो वहां संविधान में ये चीजें बहुत अच्छे से आपके पास लिखी हुई आएंगी। यहाँ से अपन इनकी शॉर्टकट बातें करें, क्योंकि बात अपन कर रहे हैं आंदोलनों की। यहाँ पे गांधी जी के सहयोग की, गांधी जी के असहयोग की, गांधी जी ने जो कुछ भी किया अंग्रेजों के साथ और अपने इंडिया के लिए कुछ भी किया, उन सब चीजों की चर्चा कर रहे हैं। तो इस असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था, वो था ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संस्थाओं का बहिष्कार करना तथा ब्रिटिश शासन को ठप कर देना। असहयोग हेतु उन्होंने जो प्रयास किए, उनमें सबसे पहला प्रयास आता है सरकारी उपाधियों को त्याग देना, वैतनिक व अवैतनिक पदों को भी त्याग देना। सरकारी दरबार व उत्सवों में जाना बंद कर दिया गया। सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया गया। विदेशी माल का भी बहिष्कार कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा किए गए चुनावी प्रावधान का भी उन्होंने बहिष्कार किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इस आंदोलन की समाप्ति का जो कारण रहा, वो रहा चोरा चोरी हत्याकांड। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चोरा चोरी नामक कस्बे में एक अंग्रेज पुलिस थाने को घेरकर आग लगा दी गई, जिसमें 22 अंग्रेज अधिकारी जलकर मारे गए। इसी से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे और यहाँ हिंसा हो गई, अंग्रेज अधिकारी मारे गए, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को ही स्थगित कर दिया। यह उनका पांचवा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। भाई पहले अपन 4 पढ़ चुके हैं। सबसे पहला इनका चंपारण था, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, फिर खेड़ा जो गुजरात का सत्याग्रह था, फिर खिलाफत आंदोलन और सबसे लास्ट असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से ये अपने पास गांधी जी के 5 आंदोलन अब तक आ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे छठे आंदोलन की। आंदोलन से पहले अपन अब यहाँ चर्चा करेंगे साइमन कमीशन की। 1927 में जो अपने यहाँ इंडिया में आया था। ये क्या चीज है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। 3 मार्च 1928 को जब जॉन साइमन जो है वो भारत पहुंचे, तो लाहौर में लाला लाजपत राय व उनके सहयोगियों ने इनका विरोध किया। लाला जी पर लाठीचार्ज किया गया। तब लाला जी ने कहा कि मेरे शरीर पर चलाई गई लाठी का एक एक वार अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यह लाला लाजपत राय के कथन थे। लाला जी की उसके ठीक 17 दिन बाद मृत्यु भी हो गई थी, जो अपन चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस अपने वीडियोज में। ठीक है। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें थी कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाएगा तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाएगी। उच्च न्यायालय को सरकार के अधीन रखा जाएगा। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। भारतीय परिषद की स्थापना की जाएगी तथा सबसे इंपॉर्टेंट, बर्मा यानी जो म्यांमार कहा जाता है, उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाएगा तथा इन समस्त चीजों हेतु अंतिम निर्णय लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करके किए जाएंगे। तो यहाँ गोलमेज सम्मेलनों के शुरुआती चरण यही आपके सब साइमन कमीशन की वजह से ही था। यहीं से इनकी शुरुआत मानी जाती है। फिर आता है अपने दांडी मार्च, जिसे अपन नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया गया। याद रखिएगा भाई, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी और कौन से सत्र में की गई थी, कब की गई थी, पूर्ण झंडा कब फहराया गया था, ये चीज। गांधी जी ने घोषणा की कि शैतान ब्रिटिश शासन के सामने समर्पण ईश्वर तथा मानव दोनों के विरुद्ध अपराध है। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा की गांधी जी ने। पदयात्रा थी ये। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। इसके बाद इनका आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 6 अप्रैल 1930 को, यानी जिस दिन उन्होंने नमक बनाया, नमक बनाते से ही ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह आंदोलन विशेष रूप से कांग्रेस व गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जिसके कारण थे यंग इंडिया समाचार पत्र के लेख में ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र प्रस्तुत की गई, जिसमें स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी। गांधी जी को उम्मीद थी कि अंग्रेजों द्वारा की गई इस भूल की सुधार पुनः कर लिया जाएगा, परंतु 41 डेज तक, यानी 41 दिनों तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन उसके अंग्रेजों से इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी के फलस्वरूप इन्होंने दांडी मार्च आरंभ किया तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर अंग्रेजों की अवज्ञा की। सविनय अवज्ञा, यानी विनय के साथ आपकी बातें नहीं मानेंगे, यानी पूर्णतया अहिंसक आंदोलन था ये उनका। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य करके सरकार को झुका देना था। 1930 से 1932 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ब्रिटिश संसद यह चाहती थी इन गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस व गांधी जी की पूर्ण रूप से सहभागिता हो। इसी के मद्देनजर अंग्रेज गवर्नर इरविन व गांधी जी के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन लंदन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा की गई। सांप्रदायिक कारणों से यह सम्मेलन असफल रहा और ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर भारत में दमनकारी नीतियां लागू कर दी। अतः जनवरी 1932 में गांधी जी ने एक बार पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1932 में यरवदा जेल पुणे में गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास प्रारंभ किया, परंतु अंत में गुरुदेव की उपस्थिति में अपना अनशन तोड़ा। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बातें हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया तथा यह साबरमती आश्रम का नाम बदलकर, यानी यहाँ उन्होंने साबरमती आश्रम का नाम बदल दिया है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में। साबरमती आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम रखा तथा एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। 1934 में भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1936 में वर्धा के निकट एक गांव का चयन किया, जो कि बाद में सेवाग्राम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये याद रखिएगा भाई। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र उन्होंने स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम का नाम बदला। 1934 में भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1936 में वर्धा के निकट एक गांव का चयन किया, जो कि बाद में सेवाग्राम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विनोबा भावे जो है वो भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुए हैं भाई। उनको प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया। याद रखिएगा ये चीजें। 1933 से 1940 के बीच में गांधी जी ने क्या क्या किए। भारत छोड़ो आंदोलन। 6 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने करो या मरो का मूल मंत्र दिया। यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही न करा पाए हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम बहुत सुखद रहे। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जाने वाला यह अंतिम महान प्रयास माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ चीजें आती हैं कि 1944 ईस्वी में सर आगा का महल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। पूछ लिया जाता है भाई कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन से भेंट की तथा पूर्वी बंगाल के 49 गांवों में शांति यात्रा की। ये चीज भी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। यहाँ ये अपने गांधी जी के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं अपन। 1947 में सांप्रदायिक शांति हेतु बिहार की यात्रा की। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा मोहम्मद अली जिन्ना से मिले तथा विभाजन का विद्रोह किया। देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को कलकत्ता में दंगों को शांत करवाने हेतु उन्होंने उपवास किया। महात्मा गांधी हमेशा दो लोगों से हमेशा ही परेशान रही है। एक तो जिन्ना से, जो अपने पाकिस्तान के विभाजन के दौरान बहुत ही पॉपुलर हुए, इन्हीं की देन थी ये वैसे देखा जाए तो, और दूसरे अपने पुत्र हरिलाल से। 1948 में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपवास किया।
जो 13 से 18 जनवरी यानी 5 दिन तक चला। यह उपवास उन्होंने देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध किया था। 30 जनवरी 1948 को शाम के समय प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस दिल्ली के बाहर नाथूराम गोडसे ने गोली मार के इस महात्मा की हत्या कर दी। अब यहाँ अपन थोड़े सामाजिक सुधार अधिनियमों की बात करते हैं, जो ब्रिटिश शासन काल में समाज में जो सुधार किए गए थे, जो प्रशंसनीय थे, जिसमें सबसे पहला आता है सती प्रथा प्रतिबंध। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसका जो प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध अपना जो बंगाल जो है वहाँ लगाया गया। 1830 में इसे बम्बई व मद्रास में लागू किया गया। 1833 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। फिर दूसरा जो है वह है शिशुवध। 1785 से 1804 ईस्वी के मध्य में हुआ। शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध वेलेजली के काल में लगाया गया। यह बंगालियों व राजपूतों में बहुत ज्यादा प्रचलित था भाई। तीसरा शारदा एक्ट था जो 1930 में हुआ। इरविन के समय लागू किया गया। इसमें लड़की की आयु 14 वर्ष तथा लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई विवाह के लिए है भाई ये। चौथा जो है वो अपने पास दास प्रथा। 1843 ईस्वी में ये दास प्रथा पर रोक लगाई गई, जिसमें जो अपने जनरल थे वो थे एनएल बैरो। पहली बार दास प्रथा पर रोक 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा लागू की गई, परंतु इसका पूर्णतया उन्मूलन 1843 ईस्वी में हुआ। तो ये तो थे कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम जो ब्रिटिश शासन काल में लागू किए गए। अब अपन बात करते हैं प्रमुख समाधि स्थलों की, जिसमें सबसे पहले आता है राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल को कहा जाता है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि को शांतिवन कहा जाता है। वीरभूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, उदय भूमि के आर नारायणन, समता स्थल याद रखिएगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, समता स्थल बाबू जगजीवन, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, करम भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एंड स्मृति वन यह है इंद्र कुमार गुजराल। अब अपन बात करेंगे विभिन्न उपनामों की। कुछ नेता ऐसे हैं जिनके उपनाम भी जो उपाधियों के हिसाब से इनके पॉपुलर है, जिसमें सबसे पहले जैसे अपने वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष इनको कहा जाता है। आपके भारत का बिस्मार्क भी, सरदार भी इन्हें ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का निर्माता। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक। खान अब्दुल गफ्फार खां फ्रंटियर या सीमांत गांधी कहा जाता है इन्हें। दादाभाई नौरोजी द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय इन्हें महामना की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला। चित्तरंजन दास देश बंधु, ये भी बहुत बार पूछा गया भाई। पंडित गोपबंधु दास इन्हें उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज भाई, पंडित गोपबंधु दास जिन्हें उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई। इसके जो संस्थापक थे वो नवाब सलीमुल्लाह थे। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन प्रथम अध्यक्ष थे, परंतु 1908 में सर आगा खां को इनका जो ये मुस्लिम लीग थी इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये थी अपने पास विभिन्न उपनाम और यहाँ भारतीय संस्कृति में होने वाले कुछ विशेष तथ्य। इसके अलावा दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया, जिसमें दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई तथा बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 1 अप्रैल 1912 को। 1911 में घोषित किया गया था, बनाया भारत की राजधानी दिल्ली को 1912 में था 1 अप्रैल को। जिस दिन अपना नया सत्र स्टार्ट करते हैं अपन 1 अप्रैल को, उस दिन भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। तो बच्चा लोगों ये है अपने पास में आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें अपने अंग्रेज, डच, बंगाल विभाजन, 1853 की क्रांति, गांधी जी, ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ लिया। आपके पास 3 वीडियो, तीनों ही वीडियो से आपके आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा रिवीजन यहाँ हो जाता है। इसके अलावा डिटेल डाटा आपको अलग से भी दिया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप इनको यहाँ रिवाइज कर लीजिए, एक एक लाइन याद कर लीजिए। होपफुली आपके एग्जाम में आपको सफलता यहीं से ही मिल जाएगी।